अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और अब की बार जोड़ तोड़ हुकूमत बनाने के लिए है। पाकिस्तान की तकरीबन सभी जो सफ़े अव्वल की सियासी शख्सियात हैं, सियासी क़यादत है, वो इस्लामाबाद में बराजमान है और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पावर शेयरिंग जो फार्मूला है उसको कोई हतमी शक्ल दी जा सके। नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी मुस्लिम लीग नून के साथ रवाबित जारी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में भी कोई चैनल एक्टिव है। इस वक्त चारों जानिब सियासी जमातें रवाबित कर रही हैं। दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपने अगला जो लाहे अमल है, सियासी मुस्तकबिल है, उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, उससे मुतालिक अपने जो मुस्तकबिल है उस पर कोई फ़ैसला साजी कर रहे हैं। और इन्हीं सारे मामलात में आज जो 2-3 ख़बरें आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GDA के सरबरा पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने जो 2 नशिस्तें सिंध असम्बली की उन्हें हासिल हुई थी वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया है और इंतखाबात के नताइज कबूल करने से पीर पगारा ने इनकार कर दिया है, उनकी जमात ने इनकार कर दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन के अमल पे, इलेक्शन से कबल उन्होंने जो मामलात रहे उस पर तशवीश का इजहार भी किया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जमात इस्लामी की अमीर सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात की तस्दीक की है कि जमात इस्लामी की कारकर्दगी इंतखाबात में वैसी नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी और वो जिम्मेदारी कबूल करते हुए बतौर अमीर इस्तीफ़ा देते हैं। साथ ही साथ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके सरबरा जहांगीर तरीन अपनी दोनों नशिस्तों से हार बैठे थे और उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया, बल्कि सियासत से भी खुद को किनारा कश कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह पाकिस्तान की खिदमत अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में करते रहेंगे, लेकिन अब वो IPP की चेयरमैनशिप से भी और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब से मुतालिक भी ये हुआ, लेकिन परवेज़ खटक ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने ये कहा कि पार्टी छोड़ी है ना सियासत छोड़ी है। रवाबित कम किए हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन अभी तक ना पार्टी छोड़ी है ना सियासत छोड़ी है। ऐसे माहौल में कौन होगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, ये कलीदी सवाल है। इस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, 2 बड़े अहम ऐलान जहांगीर तरीन साहब और सिराजुल हक साहब। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत बदल रही है? और इससे पहले हमने ये देखा कि जो हारे साद रफ़ीक साहब, हैदर होती साहब, समर बिलोर साहिबा, मुखालिफों को उन्होंने मुबारकबाद दी। कमर ज़मान कायरा साहब, उनका मैंडेट तस्लीम किया और अपनी शिकस्त कबूल की। ये रवैये पनप रहे हैं, इसको नेक शुगून समझा जाए? अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का जो इस्तीफ़ा है, अगरचे वो एक अबुरमंदाना और बड़ा दलेराना फ़ैसला है, लेकिन ये जमात इस्लामी की सियासत के हवाले से कोई नई बात नहीं है। 1993 में इस्लामिक फ्रंट बना जिसकी सरबराही काजी साहब के पास थी और काजी हुसैन अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ा और बड़े धूमधाम से, लेकिन जब इलेक्शन के नतायज आए तो वो इस्लामिक फ्रंट नाकाम रहा। तो उसके बाद काजी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था जी। ये और बात है कि जमात ने वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, लेकिन काजी साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो इस्तीफ़े के बाद खैर दोबारा अमीर मुंतखब हो गए, लेकिन उन्होंने ये काम किया। 1970 के इलेक्शन में जब जमात इस्लामी को शिकस्त हुई थी और सिर्फ 7 सीटें मिली थीं, तो मौलाना मौदूदी ने भी अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, वो नाकाम रही है। सही है। और सियासत से भी किनारा कश हो गए थे। काजी साहब तो खैर किनारा कश नहीं हुए सियासत से, बाद में उन्होंने खैर MMA के प्लेटफार्म से इलेक्शन जीता भी, हुकूमत भी बनाई। तो लेकिन जिस जहांगीर तरीन साहब की तरफ से एक उसूल पसंदी का मुज़ाहरा हुआ है और ग़ालिबन जहांगीर तरीन साहब को गिला होगा, उन्हें लाजमन तकलीफ़ हुई होगी कि ओन चौधरी साहब 1,72,000 वोट लेके लाहौर जैसे हलके से जीत रहे हैं और मैं अपने हलके से लोधरा से
1 लाख मुल्तान से 1 लाख की लीड से हार रहे हैं। और लोधरा में तो उन्होंने अपने जो मुखालिफ दोनों उम्मीदवार थे वो उनको भी, इकबाल शाह साहब को भी और ये ग़ालिबन उनके साहबजाद थे आमिर इकबाल या ख़ुद थे वो, उनको दस्तबरदार कराया। फिर इफ़त सोमरो जो थी उनको दस्तबरदार कराया। और इलेक्शन से 1 दिन पहले 24 घंटे पहले या 30 घंटे पहले जिस उम्मीदवार का पीटीआई ने ऐलान किया वो कोई 51,000 वोट ले गया और तरीन साहब के कोई 71,000 वोट हैं और सिद्दीक खान कांजू के काफ़ी ज़्यादा वोट हैं। और मुल्तान से भी तो आपके सामने ही है कि उनका 1 लाख की लीड है आमिर डोगर की। तो जहांगीर तरीन को गिला होगा कि मैं शायद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुआ हूँ, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन बहरहाल ये काबिल कदर बात है। एक बात जो मैंने करनी है वो और ये साद रफ़ीक साहब, अमीर हैदर साहब और ये बाकी जो समर बलोर हैं, हम बात जारी रखते हैं, हम इस पे बात करते हैं ज़रा। ये जो एक नया पॉलिटिकल रवैया हम देख रहे हैं, कैसरा इलाही साहिबा, परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कैसरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या वजह बनी कि इंतखाबात में आपको शिकस्त हुई? जी, इंतखाबी नताइज के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। आप ज़रा इसके फिगर नोट कर लें। इलेक्शन के लिए मेरे वोट जो थे मोर देन 150 यानी कि 1.5 लाख से ऊपर है। अच्छा। और उसके सालिक हुसैन के वोट जो हैं वो 30 तक हैं। जब 30,000 आप कर लेंगे। अच्छा। ये आप टोटल आप देख लें अब तक जो है रिजल्ट सही। इसके बावजूद ये वोट है जी, अब उससे आप अंदाजा कर लें कि इतना ज़्यादा डिफरेंस के साथ ये कामयाबी का जो ये ऐलान दोनों लड़के करते फिर रहे हैं अपने, तो उसका फिर बंदा क्या कह सकता है जी। बेगम साहब, ये जो आपके मुखालिफिन हैं या जो भी लोग हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि जी जो भी उम्मीदवार हार जाता है वो शोर मचाता है कि जी धांधली हो गई। और आखिर आरओ को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है या इलेक्शन कमीशन को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि उन्होंने आप जीत गए और आपको हरा दिया गया? जी, ये अब इनको मैं समझ नहीं आ रही इसके लिए मैं आपको क्या जवाब दूँ। इसके लिए आप एक ये चीज़ कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सर्वे करें आप गुजरात का, लोगों से पूछें कि वहाँ क्या हालात थे इलेक्शन के और इलेक्शन से पहले क्या हालात थे। अच्छा। कितने लोग इनके साथ थे, अब सिर्फ ये चेक कर लें। आप ये फरमाएं कि अब आपके पास फार्म 45 होंगे, आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब मिला है? कोई हो रही है सुनवाई होगी? ये भी अल्लाह का करम हुआ है इलेक्शन कमीशन का, तो मैं कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने ये स्टे दे दी है। गुजरात शायद कभी आप लोगों का गुजर हुआ कि ना हो, रात के वक्त तो लोड शेडिंग हो जाती है। वो इतना वो पॉश एरिया नहीं है, बस कंजस्टेड सा एरिया जहाँ पे हम जाके तो वो सड़क पे बैठे खुले आसमान नीचे। आप किसी से भी चीज चेक करें और फिर आप ये सवाल मेरे से करें। पूरी रात के 8 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक जी हम सड़क पे खुले छत पे बैठे रहे, खुले आसमान तले। अच्छा। मेरे छोटा बेटा रास्ते गया, मुझे कपकपी लग गई ठंड में। अब मेरी एज देखें, दूसरी बहनें तो ठीक थी, जो भी छोटी वो यंग है मेरे से काफी एज में। सही। उस पे फिर वो लोगों ने जब हमें देखा वहाँ बैठे हुए, किसी ने छोटी सी अंगीठी ला के हमारे कदमों में रखी है, किसी ने उस अंधेरे में टेलीफोन की लाइट में हमें चाय पिलाने की कोशिश की है कि आप चाय पी लें शायद। लेकिन मेरे बेटे ने रास्ते में देखा है कि माँ कांप रही है, उसने जाके रिक्वेस्ट की है कि अंदर हमने देखा हुआ आरओ का ऑफिस सारा, पहले भी जब पेपर जमा कराने गए थे, जब मेरे से छीने गए थे वहाँ पेपर, तब भी देखा हुआ था। वहाँ 3, 4, 5, 6 कमरे हैं। सिर्फ रास्ते ने रिक्वेस्ट की कि मेरी वालदा रात से ठंड में बैठी है, कोई 1 लाख से कोई कमरा दे दें जहाँ छत तो है ऊपर और वहाँ बैठ जाएगी बस। फिर जब आपने जो बात करनी होगी, पेपर देने हैं नहीं देने, इंसाफ करना है नहीं करना, वो तो बात की बात। लेकिन वहाँ क्या था? खामोशी। मतलब उन्हें आवाज ही नहीं आ रही थी। अब ये अच्छा, मुझे याद है 93 में उस दिन भी शाम जी अगला भी आप सुन लीजिए। चलिए आप अपना सवाल करें जी, तो फिर मैं बताती हूँ अगले दिन क्या हुआ वहाँ पे। जी बताइए। अगले दिन फिर हम गए जी शाम को। वो जो प्रोटेस्ट था, जो एक हमारा लीगल राइट था, हर इंसान का होता है। हमारे वर्कर साथ गए हैं, बड़ी तमीज से, बड़े तरीके से, बिल्कुल उनको कहा कि आपने बिल्कुल शांत रहना है क्योंकि आप जीते हुए हैं। अगर आपने कोई भी गड़बड़ की तो हमारी नाकामी होगी। वो शुक्र है सारे गुजरात के सारा शहर टूट पड़ा था उधर। सही। अब पता नहीं आपके पास वीडियो आती है या नहीं आती। सबको कहा गया कि आपने आगे नहीं आना।
मैं आगे होंगी, आप सब ने पीछे रहना, किसी ने कुछ हुल्लड़बाजी नहीं करनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है और राना साहब एक मरतबा फिर हम इनको कौमी असम्बली में देख रहे हैं। राना साहब, जीत की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। आप जो ख़ुद जीते हैं नेशनल असम्बली की सीट, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इलेक्शन हुए और उसके नताइज जो आ रहे हैं, अब बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। पीर साहब पगारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो पूरा जो इलेक्शन का अमल है इस पर ही सवाल उठा दिया है और फिर ये भी कहा है कि धांधली के ज़रिए हमें भी हरवा दिया गया है। इन लार्ज ज़्यादातर जमातें जो हैं वो धांधली की बात कर रही हैं। आप समझते हैं कि ये क्रेडिबिलिटी इलेक्शनों की बरकरार है और ये रहेगी? हेलो जी राना साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है। मुझसे आपने बात कर रहे हैं? जी जी राना साहब, आपसे बात कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद भी पेश की है और सवाल भी ये पूछा है कि पीर साहब पगारा ने तो कह दिया है कि हम सीटें छोड़ रहे हैं अपनी और ये इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा हैं। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आप समझते हैं कि है? देखिए, मैं आपको बताऊं जी कि मैं पहले बात करता रहा हूं कि पहले कहते थे कि जी ये इलेक्शन कैसा है और लोग इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, वैलिडिटी क्या होगी। तो मैंने कहा जब कि एक जमात को जब वो पीटीआई की बात करते थे कि जी उनका लीडर जेल में, तो मैंने कहा अगर टर्न आउट लोग आके वोट डालते हैं तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो इससे है ना कोई एक्सेप्टेबिलिटी तो एक्सेप्टेबिलिटी तो होगी जब इतना इस दफ़ा जितना वोटर निकला है, जितने जोशो खरोश से निकला है, वो आपको पता है इतना इन्वॉल्व थी पूरी नेशन कि आपने शायद हिस्ट्री में इतने जोशो खरोश और रश नहीं देखा जो पोलिंग स्टेशंस। तो अभी बात जो रह गया पोस्ट पोलिंग जो बात हो रही है, पोलिंग डे की जो अभी हालात गुजर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन ना खड़े हों। मैं बिल्कुल आपको यकीन से शायद 70 में था एक इलेक्शन जिसमें शायद वो भी दूसरे क्वेश्चन पे नज़र हो गया कि जी वो ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी थी मुजीबुर रहमान की और उसको गवर्नमेंट नहीं दी गई। यानी अभी जो ये बात करते हैं जिस तरह के भी इलेक्शन आप कराएं वो यही बात होगी। मैं आपको बताऊं कि पोलिंग डे पे जो भी हुआ मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अब क्या कह सकता हूँ। जिस तरह के पोलिंग स्टेशन थे, जिस तरह का स्टाफ था, वो 80% टोटली प्रो पीटीआई था और वहाँ पे गड़बड़ कर रहा था। मेरे पास वीडियो है जो पोलिंग एजेंट मेरे पास भेज दिए। जो वहाँ पे ड्यूटी पे लोग थे, चाहे पुलिस वाले थे कोई थे, वो भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज थे। पता नहीं क्या मसला क्या था, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल फेयर, मेरा तो इलेक्शन हर वक्त अभी भी इलेक्शन देख लें जिस तरह का मेरे इलेक्शन हुए हैं, मेरा हाल शायद इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था या जो भी हुआ, लेकिन मुझे कुछ गिले हैं। लेकिन मैं बताऊं ये होना है जी बिल्कुल। अभी जो एक बात पहले से ज्यादा लोगों में है, जमातों में है, इंडिविजुअल में है कि एक्सेप्ट ही ना करना कि हम नहीं मानते। 18 का इलेक्शन हुआ, 18 में जो हुआ आपके सामने है, लेकिन हम असेंबली में गए, हमने ओथ लिया, वहाँ पे हमने कहा कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ तावन करेंगे, तुम्हें सपोर्ट देंगे जी। गो ये इलेक्शन धांधली वाला है या आप सिलेक्टेड है, आपको पता ही है। तो मतलब अगर राना साहब ओवरऑल जो बात रही उसको हमने ये देखा, जो रिजल्ट्स भी आए, जो हम गए 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून अपना वोटर उस तरह निकालने में कामयाब रही क्या जिसकी आप तवक्को कर रहे थे? और अगर आप वोटर नहीं निकाल सके तो उसमें कोताही कमी क्या रहेगी? ये आपकी बात की दुरुस्त है। मेरे अपने साथ मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो एनालाइज हम कर रहे थे या असेसमेंट या एनालिसिस थे आप जैसे लोगों के और बड़े तजियाकार वीलॉगर, मैं सुनता भी रहा हूँ। मेरा मिनिमम 70-80 या 1 लाख का वन साइडेड इलेक्शन था मेरा।
लेकिन रिजल्ट आया तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मेरा 20,000 की मेरी है लीड है। तो कहने का मकसद है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह 18 के हमारे लोगों ने, मेरे कम से कम मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस तरह इलेक्शन लड़ा मेरे साथियों ने, उस तरह का इस वक्त नहीं था। और उस तरह वो उतने जिस तरह आप कहते हैं वो निकला नहीं है, निकालते तो साथी है ना जी, वो मोबिलाइजेशन नहीं थी, वो उधर आए नहीं, जैसे ये फर्क भी पड़ा। और थोड़ा सा मुझे गिला भी है अपने साथियों पे कि यार आपने उस तरह जान नहीं मारी जिस तरह इलेक्शनों में मैंने, ये मेरा 10वां इलेक्शन था फैसल साहब और नेशनल। राना साहब कता कलाम माफ, इसकी वजह ये तो नहीं थी कि ख़ुद आपकी लीडरशिप ने जो माहौल बनाया कि जी बस हम तो आ गए हैं, मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म हैं, एक दिन इश्तिहार भी छपवा लिया सारे अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, तो आपके वोटर ने और आपके वोटर ने समझा कि जी साड़ी तो गल हो गई है और मुकाबले में कोई है नहीं, उनके वोटर निकल आए और आपके वोटर घर में बैठे रहे। मियाँ साहब की जो बात है ना जी, मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो थी वो देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का कोई कुछ परसेंटेज है ऐसी है, मैं उसको वेरी हो सकती है 5 to 10%। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। वो देखते हैं कि ख़ास ताकतें उनका थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो माहौल था तो वो होते हैं, तो वो करने। आपको याद है कि बहुत सारी पार्टियां कहती थी नहीं, बिलावल साहब कहते थे कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा हर सूरत, मैं नहीं बनना है, तो वो वोटर को मैसेज दे रहे थे। ये तो नहीं था कि उनको पता था कि बाद में जो सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन ये था कि नहीं मैंने बनना है। अगर उनको कोई कहता था कि जी आपके तो इतने नहीं नंबर हो सकते सिंध में, तो है तो आगे क्या, वो कहते नहीं मैं आज़ाद बना लूंगा। सिर्फ अपने वोटर को थोड़ा सा वो करते थे। ये मियाँ साहब ने ठीक किया, स्ट्रेटेजी उनकी ठीक थी अट्रैक्ट करने के लिए आम वोटर को कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन हमारे लोगों ने उसको गलत ले लिया। उन्होंने उसको थोड़े रिलैक्स हो गया कि हम तो ठीक है, बड़े कंफर्टेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मे बी कि हमारे लोगों पे ये भी असरात हुए हों, क्योंकि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें बड़ी मेहनत की थी और हम बड़ी मुश्किल से, वो भी इसी तरह का लगा, बल्कि इससे वर्ष था। मैं आपको बताऊं, कैंडिडेट लाए गए, इलेक्टेबल लाए गए, बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोग मौके पे फिजिकली पोलिंग वाले दिन भी लाइनों के पास जाके, वो लोग जो अहम लोग हैं, जो खास लोग होते हैं, उन्होंने वहाँ पे जा कर कहा लाइनों में कि वोट इधर दें, ये इसको इस जमात मत वोट दें। तो कहने का मकसद हुआ है उसमें बहुत बुरा। राना साहब लेकिन इलेक्शन जीत गए। राना साहब जो सहूलत, लेकिन एक सॉरी फरमाएं कि अगर आप देखिए वोट वो हमें ज्यादा पड़ा है 2018 से, हमारी जो नंबर है, फिगर है वो बड़ा है। जो पीटीआई का है वो 18 से उधर ही है, खड़ा है, उसमें इंक्रीज नहीं आई। नहीं सर, जो फिगर्स आए हैं वो उनके वोट ज़्यादा बढ़े हैं, उनके आपके कम बढ़े हैं, उनके ज़्यादा बढ़े हैं। जो फिगर इस वक्त आए हैं वो इलेक्शन कमीशन भी देगा, लेकिन जो इस वक्त फिगर सामने आ रहे हैं उनके ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन मैं एक सवाल करने लगा था कि जब हम आपसे या आपके दोस्तों से, साथियों से सवाल करते थे ना, कि आप लोग कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे कुछ और नज़र आ रहा है, पब्लिक में कुछ है और है। मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, इतना अरसा उनको बाहर रखा गया, वो भी एक अट्रैक्शन थी। जो सहूलतें 18 में इमरान खान या उसकी पार्टी को मिली थी उससे ज़्यादा सहूलतें आपको दी गई थी, सज़ाएँ वगैरह ये वो, अगर उनको बराबर भी कर लिया जाए तो, लेकिन नाम लेने पर पाबंदी, निशान लेने पर पाबंदी, सारा कुछ। उसके बावजूद आपकी सीटें कम हैं, यानी जो उन्होंने ले ली थी और जो आपको मिली हैं। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? कोई पार्टी की सतह पर या अपनी सतह पर आपने एनालाइज किया है? मैं बिल्कुल एनालाइज तो हम अभी उस तरह नहीं कर पाए, लेकिन जनरल सी बातें हुई हैं कि हमारी अपनी कुछ उसमें कमज़ोरियाँ या खामियाँ थी पॉलिटिकल साइड पे। जो टिकट तकसीम किए वो शायद उस तरह सही नहीं थे, उसमें ये बात दुरुस्त है। फिर आपस में हमारे झगड़े बड़े थे, एक एमपी दूसरे के साथ नहीं चल रहा, दूसरा तीसरे के साथ नहीं चल रहा। हमारे वोटर्स जो थे, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, एक हजूम था हमारे सपोर्टरों का, तो वो भी आपस में जेलसी और ये करेगा। अगर एक जगह पे एक पुलिस स्टेशन पे
2-3 अहम लोग हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कर लेगा, मैं क्यों करूं, ये नीचा दिखाते रहे। ये बात दुरुस्त है, एनालाइज हम इसको बहुत डीपली करेंगे, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में इन दिनों में जो किए वो शायद उससे बेहतर हो सकते थे। सही है। राना साहब, अब आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आप शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय कर रहे हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 16 माह की हुकूमत में हमारी शमूलियत गलती थी, सारी गलतियां जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की। अब फिर आप शरीक हो रहे हैं। एक तो ये है कि जब शिरकत होगी तो फिर तो ऐसा नहीं होगा कि सारी गलतियां आपकी होंगी और जो खूबियां होंगी, अच्छी पॉलिसी होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी। और ये जो आपका मिलाप होगा वो मजबूरी क्या है आपकी? मजबूरी तो ये नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं 16 महीने वाली, वो पॉलिटिकल उनकी स्टेटमेंट्स थी, वो मलबा खुद उठाने के बजाय हम पे डाल रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट उस वक्त बनी वो ज़बरदस्ती सबसे नंबर 1 उनकी ख्वाहिश थी कि ये हर सूरत गवर्नमेंट बनानी है, वरना हम तो शुरू में छोड़ रहे थे। जरदारी साहब कहते थे नहीं करनी है, तो वैसे चैलेंज था। वो चैलेंज डिफ़ॉल्ट होने का था, उससे हम बिल्कुल कामयाब हुए। लेकिन वो चीज़ जो बहुत बड़ा नुकसान था दिवालिया होने का, बहुत बड़ी गड़बड़ होती अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता मुल्क। लेकिन जो लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, वो लोग नहीं देखते कि उस एंगल से या उस लार्ज स्केल से कि क्या फ़ायदा हुआ है फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, आने वाले मुस्तकबिल में। लेकिन वो जो उनकी इंडिविजुअल पिंच थी, महंगाई आई, बहुत कुछ ऐसे फैसले करने पड़े, मुश्किल फैसले करने पड़े, और उन दिनों में करने पड़े। अगर 5 साल के लिए आप आते हैं तो आप 1-2 साल यू कैन अफोर्ड कि मुश्किल फैसले करें, ऑब्जर्व कर लें, बाद में लोगों को रिलीफ मिले या कुछ उनके लिए बेहतर काम किए जाए, अच्छी गवर्नेंस हो, परफॉर्म करें, रिलीफ दें। तो वो तो दैट इज पास्ट। अब जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कहते हैं मजबूरी क्या है, मजबूरी तो नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उनके पास सीटें, क्या आप समझते हैं पीटीआई को अगर हम कहें, जो कि हम इसमें कहना क्या है, अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो आगे बना लें, हम तो बिल्कुल वेलकम करेंगे। अगर उनके पास 100 है जितने नहीं, लेकिन राणा साहब आपका नारा ये रहा वोट को इज्जत दो। वो वोट जो है पॉपुलर वोट उनको पड़ा पंजाब में। और थोड़ा सा एक सेंटेंस जी अब पाकिस्तान इस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मतलब इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता अगर वो गवर्नमेंट नहीं बना पाते पीटीआई वाले, वो जो आजाद हैं बैक्ड बाय पीटीआई, तो फिर हमें पाकिस्तान को संभालना है जी। पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, क्राइसिस है, बिल्कुल है। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहते हैं ना, पाकिस्तान इज द फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। राणा साहब जमहूरी रवैया ये भी है। सवाल ये है, मिलजुल के लेके जाना है। सवाल राणा साहब ये है कि आप बिल्कुल हुकूमत बनाएं, लेकिन आफ्टर पीटीआई पहले मियाँ साहब का आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको कहें जी आप हुकूमत बनाएं। जब वो ना बना पाएँ तो आप बिल्कुल हुकूमत बना लें, लेकिन आप तो उसकी नफ़ी करके आप हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं। नहीं। हम देखिए आपस में बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे, चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। हमारा जो अप्रोच है या हमारी सोच है वो एक है कि पाकिस्तान को संभालना है। पीटीआई जो है हमारे नज़दीक इंतशार है पाकिस्तान, लेकिन उससे हमें नहीं है। अगर उनके मेंबर आते हैं तो हमने क्या कहना है? देखिए उनका दावा है कि हम बनाएं, क्योंकि वहाँ प्रोसेस है। राणा साहब एक ब्रीफ कमेंट कर दें। राणा साहब आप जमहूरी रवैये की बात कर रहे हैं, वो 92 इंडिपेंडेंट के साथ कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, तो जमहूरियत में तो जिसकी अक्सरियत है वो आके उसको हुकूमत की दावत दी जाती है। तो मुस्लिम लीग नून दावत नहीं, मेरी बात सुन लें जी। ये थोड़ी सी मेरा क्लैरिटी इसमें चाहिए। पहले था कि प्रेसिडेंट जो है वो दावत देता था जिसकी जो मेजॉरिटी होती थी कि जी आप आए, आप गवर्नमेंट बनाएं। अगर वो नहीं बनाते थे तो फिर दूसरी को कहते थे आप आए।
लेकिन यहाँ ये है कि सेशन होगा, वहां पे वो अपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, अगर ये कहते हैं तो वहां पे पता नहीं 166 चाहिए कितने चाहिए वो करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर दूसरी पार्टी या इलेक्शन हो। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो बिल्कुल आगे शो कर दें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं बिल्कुल वेलकम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जी। बिल्कुल ठीक, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप शोर करते जाएं तो उससे हासिल नहीं है ना कि मियां साहब ने ये कह दिया, मैं कहता हूँ मैंने गवर्नमेंट करनी है, हमारे पास मेजॉरिटी है, वो कहते हैं हमारे पास है, वो मेजॉरिटी आप शो कर दे फैसल साहब जी। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। एक बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब। इरशाद साहब, राणा साहब कह रहे थे कि हम पीटीआई को इंतशार समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम ने उन्हें भी मैंडेट दिया है। सही। अगर मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती है कि हम लीडिंग पार्टी हैं, मेजॉरिटी पार्टी हैं, तो जब हम टेबल पे नंबर्स रखते हैं तो अवाम का मैंडेट उनके पास भी है, और केपीके में तो लैंडस्लाइड है। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भी मैंडेट दिया है, बलूचिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, BNP, बाप उनको भी मैंडेट दिया है। पॉलिटिकल बिहेवियर, तर्ज सियासत में जो तब्दीली लानी है कि जिस तरह हम उनको इंतशार समझते हैं वो इनको कुछ इससे नेक्स्ट लेवल चीज़ समझते हैं। बिलखुसूस पीटीआई ने जो माजी में गलतियां की हैं, सियासी गलतियां, लोगों को साथ ना मिलाना, अपोजिशन को कंसिडर ना करना, बात को हद से ज़्यादा बढ़ा देना, अगर यही रवैया रहा, वो वही सड़कों की सियासत पर रहे, असम्बलियों से निकल के बाहर आ गए, तो इसका फ़ायदा होना है मुस्तकबिल में उन्हें। अच्छा, गुजारिश ये है कि माजी में जो भी हुआ वो हो गया। मुस्तकबिल की बात यह है कि अवाम ने तमाम स्टेक होल्डर को एक रास्ता दिया है। अवाम रेस्क्यू कर रहे हैं, एक तरह से अवाम रेस्क्यू कर रहे हैं। अवाम ने एक मैंडेट दे के सबको कहा कि छोड़ें माजी को, किसने क्या गलती की, किसने क्या ज़्यादती की, कौन मुजरिम है, कौन बड़ा शरीफ़ नफ्स है। बात यह है कि वो माजी है। हाल ये है कि इस वक्त हम एक मैंडेट दे रहे हैं, सब इसका रिस्पेक्ट करें। ये डेडलॉक को ख़त्म करने की अवाम ने कोशिश की है, और हमारे अवाम, हमारे तमाम स्टेक होल्डर जो रियासत के हैं, उनसे ज़्यादा दाना साबित हुए, ज़्यादा अक्लमंद साबित हुए, और उन्होंने एक आपको डेडलॉक तोड़ने का फार्मूला दिया। इस वक्त भी अगर मसलन ये छांगा मांगा की सियासत शुरू हो गई है दोबारा, एक आदमी एक पार्टी के, यानी छांगा मांगा की सियासत के बाद मियाँ साहब ने लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़, ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़, फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा शोर भी मचाया और कानून साजी भी की जी। ये जो हमारे यहाँ कवानीन है ना, पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में जो पाबंदियाँ हैं, वो मियाँ साहब की कोशिशों का नतीजा है। लेकिन कल मुझे इतनी, यकीन करें, अफसोस हुआ जब वो मरियम बीबी खड़ी थी वसीम कादर के ख़िलाफ़, कि भाई एक आदमी की वीडियो चल रही है, वो हल्फन बयान कर रहा है कि जी मैं पार्टी का वफादार रहूँगा, एक दिन नहीं हुआ और उसको आपने खड़े होकर उसके साथ तस्वीर खिंचवा ली। करें शामिल, ठीक है, लेकिन कम से कम आप ये तो ना साबित करें कि ये हमारी कोशिशों का नतीजा है, फिर वो वोट की इज्जत कहाँ से रहेगी। अच्छा, कादिर की तो अपनी एक ज़माने में वाबस्तगी रही ना, वो डिप्टी मेयर भी नून लीग से रहा, जब पार्टी इस वक्त तो जो वोटर को चीट किया गया, ये एक सवाल है। नहीं, एक आदमी जो वोटर को चीट करके आपके पास आ रहा है आज, कल आपको चीट करेगा, आप फिर रोएंगे। लोटाक्रेसी होगी, ज़मीर फरोशी होगी, ये फसली बटेरे हैं। जैसा मेरा सवाल है, मैं जो आपका सवाल था मैं उसका जवाब देने लगा हूँ कि अवाम ने कहा है कि माजी को छोड़ें, मुस्तकबिल की बात करें। और मुस्तकबिल ये है कि इस वक्त जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसको मौका दें, तोड़ फोड़ ना करें। अवाम के मैंडेट के साथ किसी किस्म की ज़्यादती जो होगी वो अफसोसनाक होगी। अब हो क्या रहा है, मैं पढ़ रहा था, एक तो इलेक्शन कमीशन का एलामिया आया, बजाय इसके कि जो गलतियां हुई हैं उनका एतराफ़ किया जाए, इदराक किया जाए, वो फरमा रहे हैं कि जनाब हुआ ये कि नेट बंद था इसलिए ताख़ीर होगी। वो जो दूर दराज के, भाई लाहौर के इलेक्शन के नतायज जो हैं लेट आए हैं, 6 घंटे गुजर गए, नतायज आ ही नहीं रहे थे। 18 में भी यही शिकायत थी। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं
कि जनाब मीडिया ने कबल अज़ वक्त नताइज नश्र कर दिए, ये 6 बजे से पहले हुए जब एक ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने बनाया और उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद करेंगे। अब 45 फार्म लेके प्रिजाइडिंग अफसर से दस्तखत शुदा अगर कोई मीडिया चला रहा है तो मीडिया ने कबल अज़ वक्त किया। लेकिन अगर 50,000 60,000 की लीड जो है वो बदलना शुरू हो जाए 10% पे। शाह साहब, ये जो लीड बदलने वाला मामला है इसमें देखिए कि अब बेहतरीन हल ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी एक्टिव हो जाएंगे, अदालतों में लोग चले गए, अदालतें फैसला कर देंगी, लेकिन जाती राय मीडिया पे तो ना डाले ना। मैं पॉइंट मेरा जो है कि मीडिया तो जिम्मेदार नहीं है ना, आपकी गलतियों का जिम्मेदार मीडिया नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आपके थे प्रिजाइडिंग अफसर जो हुकूमत ने दिए जी, सही है, उनकी गलती हम पर ना डालें। एहतजाज और पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव, इससे बचना होगा और आई थिंक अदालतों पे इंतजार करना चाहिए, अदालतें रिलीफ देती रही हैं। शाह साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।